आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। और बाजार की शुरुआत तो ठीक हुई थी, लेकिन आरबीआई पॉलिसी के बाद ऊपरी स्तरों पर बाजार टिक नहीं पाया और अब दिन के निचले स्तरों के आसपास कर रहा है कारोबार। ऑल्दो ज्यादा प्रेशर आपको ब्रॉडर मार्केट में दिखाई देगा। निफ्टी फिलहाल सिर्फ 27 अंक नीचे है, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों से कंपेयर करेंगे तो 90 पॉइंट्स नीचे आ चुका है। फिलहाल 18,700 के नीचे कारोबार करते हुए बैंक निफ्टी में भी आपको हल्की नरमी देखने को मिलेगी। फ्लैट बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, डेज हाई से नीचे आया है। लेकिन नजर डालेंगे अगर मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स पर, तो यहां पर प्रॉफिट टेकिंग इंटेंसिफाई हुई है। दोनों इंडेक्स में हमने रिकॉर्ड हाइस बनते हुए देखे थे और अब मुनाफा वसूली 0.5% नीचे है। मिड कैप इंडेक्स लगभग 150 अंक कोई कमजोरी देखने को मिल रही है और स्मॉल कैप इंडेक्स भी दबाव में। अगर आप एनएससी स्ट्रैट्स भी देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो ब्रेथ है मार्केट की वो थोड़ी सी नेगेटिव अब होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी इंटेंसिफाई फिलहाल होते हुए दिखाई दे रही है। बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या 1082 है, लेकिन गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या कहीं ज्यादा, लगभग 1822 के आसपास। तो अब तक के संकेत क्या हैं? हालांकि घरेलू संकेत जो आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी रही वो सबसे इंपॉर्टेंट थी, लेकिन इंटरनेशनल क्यूज भी इस समय देख लेते हैं क्या इंडिकेट कर रहे हैं। एशियन मार्केट से शुरुआत करेंगे और एशियन मार्केट्स में हांगकांग और शंघाई ये दो तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। 1/4% से % की मजबूती है। बाकी सभी बाजार गिरकर कारोबार कर रहे हैं। निकेई, कॉस्पी, इन सभी मार्केट्स में थोड़ा प्रेशर आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। अमेरिका के फ्यूचर्स बिल्कुल फ्लैट है इस समय। डाउ फ्यूचर्स 26 अंक नीचे, परसेंटेज टर्म्स में देखेंगे तो 0.08% नीचे है, यानी फ्लैट टुवर्ड्स नेगेटिव बायस। नेस्डैक फ्यूचर्स में गिरावट थोड़ी ज्यादा है, यहाँ 0.5% के आसपास की कमजोरी नेस्डैक फ्यूचर्स में देखने को मिल रही है। आईटी पैक उस लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आज यूएस मार्केट्स में भी कि वहां पर क्या रुझान देखने को मिलता है। लेकिन अब तक हुआ क्या है मार्केट में की हाईलाइट्स आपके लिए लेकर आते हैं, यानी बाजार की 5 बड़ी बातें। क्रेडिट पॉलिसी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली, निफ्टी 18,700 के नीचे ट्रेड करते हुए। बैंक निफ्टी ने भी सारी बढ़त गवा दी है, लेकिन मिड कैप से मुनाफा वसूली हावी। अगर सेक्टर्स देखेंगे तो रेट सेंसिटिव्स यानी ऑटो, रियल्टी, यहां पर सबसे ज्यादा गिरावट है। इसके अलावा एफएमसीजी इंडेक्स भी 0.5-1% नीचे ट्रेड कर रहा है। आईटी में गिरावट है और फार्मा स्टॉक्स में बिकवाली दिखी है। तो डिफेंसिव्स में भी आज प्रेशर देखने को मिल रहा है। एक सेक्टर जो तेजी दिखा रहा है वो है पावर स्टॉक्स। पावर इंडेक्स में आपको लगभग 1-1.5% की मजबूती आज के सत्र में देखने को मिल रही है। एनर्जी इंडेक्स में भी थोड़ी सेलेक्ट बाइंग आज के सेशन में बनी हुई है। तो अब रिमेनिंग सेशन के लिए ट्रेड कैसे बन रहा है इस पर करते हैं फोकस। निर्बंग सिक्योरिटीज के नीरव छेदा हमारे साथ मौजूद है। नीरव, गुड आफ्टरनून। बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी क्या रेंज देख रहे हैं रिमेनिंग सेशन के लिए? कोई ट्रेड लेना है इंडेक्स पर या छोड़ दें? गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी अगर हम देखें तो काफी बड़ी रैली हो चुकी है। निफ्टी फ्रॉम सब 18,000 ऑड लेवल्स 18,800 तक आ गया, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है प्रीवियस टॉप के पास में क्लोजिंग बेसिस पे। ऑल्सो पीसीआर देखें तो काफी बड़ा हुआ था एंड ऑफ द डे डेटा में येस्टरडे। सो ऐसा लग रहा है कि थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और प्लस आज एक इवेंट भी था, तो सेल ऑन इवेंट हो चुका है अब पोस्ट अनाउंसमेंट। ऐसा लग रहा है कि जो सपोर्ट है निफ्टी का 18,600 वो लेवल के पास में अब वापस निफ्टी आ सकती है, तो वहां पे वापस खरीदारी के मौके ढूंढे। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 100-150 पॉइंट का जो फॉल है उसमें शॉर्टिंग ना करें, नीचे में बाइंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढे। सिमिलर फॉर बैंक निफ्टी 44,500 एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है जो क्रॉस नहीं कर पा रहा है बैंक निफ्टी ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। वहीं पे जाता है और सेलिंग आ जाती है। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब तक 44,500 के ऊपर ना ही चली जाती बैंक निफ्टी, उसके पहले बाइंग ना करें, या फिर नीचे में अराउंड 43,500 43,200 रेंज में जब तक नहीं आती है तब तक नहीं बाइंग ना करनी चाहिए इन बैंक निफ्टी। ओके, तो ये सजेशन दोनों ही इंडेक्स पर। निफ्टी पर क्लियरली व्यू यही है कि आपको बिकवाली के ट्रेड्स नहीं इनिशिएट करने हैं, डिप्स पर खरीदारी की अपॉर्चुनिटीज ही आपको निफ्टी में देखनी है। फिलहाल 18,700 के आसपास ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक क्या अप्रोच है आपकी नीरव? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं? अब ये जो मार्केट है इसमें ट्रेडिंग कैसे करें, तो स्टॉक स्पेसिफिक ही ट्रेडिंग करनी है। क्योंकि इंडेक्स में अब ज्यादा ट्रेड नहीं है। स्टॉक्स में अभी भी मिड कैप स्टॉक्स हैं जो काफी अच्छे ब्रेकआउट्स के ऊपर हैं। और मिड कैप इंडेक्स जो है जब से 43,000 के ऊपर गया है तब से डेफिनेटली एक बढ़िया रुझान आया है। 33,000 के ऊपर। तो उसके बाद हर डिप्स में मिड कैप्स जरूर बाय करने हैं। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम 2 स्टॉक है मेरे जहन में। एक है ईपीएल एसएल प्रोपैक, जो हाल में जिसमें ब्रेकआउट आया था, बहुत लंबे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है
और वो ब्रेकआउट आया करीब करीब 194 195 के ऊपर, मेरे हिसाब से ये स्टॉक अब यहाँ से 225 230 तक जरूर जा सकता है। तो ये स्टॉक आप जरूर बाय करें। नीचे में 194 का स्टॉप लॉस रहेगा, ऊपर में अराउंड 220 225 आएगा, तब आप प्रॉफिट बुकिंग करें। दूसरा जो स्टॉक है, देखिए ब्लू डार्ट बहुत ही बढ़िया एक फॉल दिखा चुका है, कंसोलिडेशन किया है, रिवर्स डाइवर्जेंस है ये स्टॉक में, पॉजिटिव डाइवर्जेंस है। देयर इज अ गुड चांस कि अब यहाँ से ये स्टॉक रुकेगा नहीं, जो ऊपर जो लेवल से गिरा है वो लेवल तक जरूर जाएगा, एटलीस्ट 50% रिट्रेसमेंट तो जरूर करेगा। तो ये करंट लेवल्स पे जो 6400 के पास में है, यहाँ पे आप बाइंग करें। 6300 का इसमें स्टॉप लॉस रहेगा। देयर इज अ वेरी गुड चांस कि ये स्टॉक 7500 तक जाएगा, बट फर्स्ट टारगेट जो रहेगा वो इसका 6800 पे रहेगा। ओके, तो ये दो ट्रेड्स आपके लिए, जिसमें ब्लू डार्ट यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। ईपीएल में 225 के टारगेट से दोनों में ही खरीदारी की कॉल रेकमेंड की गई है। लेकिन जैसे नीरव ने कहा, मिड कैप्स में अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, तो मिड कैप्स के स्टॉक आपके सामने लेकर आते हैं। रिकॉर्ड हाई से थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग जरूर आई है इंडेक्स में, लेकिन स्टॉक्स जहां पर सबसे ज्यादा फोकस है आज, वो एक एक करके पॉकेट्स आपको लेकर आते हैं। हालांकि आज गिरने वाले स्टॉक्स की संख्या ज्यादा है। शुरुआत करेंगे आईटी पैक के साथ। इंडेक्स तो नीचे है ही, और आईटी में जिन स्टॉक्स में दबाव, उसमें न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर 2.5% नीचे, मास्टेक 2% नीचे, और न्यूजन सॉफ्टवेयर केपीआईटी टेक में भी 1.25% से 2.25% की कमजोरी देखने को मिल रही है। साथ ही कुछ और पॉकेट्स देखेंगे तो रियल्टी स्टॉक्स, ये रेट सेंसिटिव्स में तो आरबीआई पॉलिसी के बाद मुनाफ वसूली हुई है ही, और रियल्टी स्टॉक्स में डीएलएफ 2.5% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज 1% नीचे है, लोधर डेवलपर्स, ब्रिगेड एंटरप्राइजेज में भी 1.5 से 2.5% की कमजोरी फिलहाल बनी हुई है। सीमेंट स्टॉक्स ये चले थे पिछले 2-3 सेशंस में लगातार, आज नीचे हैं। इंडिया सीमेंट 3% नीचे, प्रिज्म जॉनसन 2.25% नीचे है, स्टार सीमेंट में 3.25% की कमजोरी, और अंबुजा सीमेंट भी लगभग 2% नीचे ट्रेड करते हुए। ऑटो इंस्टरीज से मुनाफ वसूली, मिंडा कॉप, जीटीकेटी, ग्रासिम मोटर्स, रिको ऑटो प्रेशर के साथ ट्रेड करते हुए 4% तक की कमजोरी इन सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है। फार्मा इंडेक्स ऑल्दो आपको नीचे दिखाई देगा, लेकिन स्टॉक्स हैं जहां पर थोड़ी खरीदारी हो रही है। अजंता फार्मा 3% ऊपर, ग्लैंड फार्मा में 1.5% का मूव है, आरपीजी लाइफ साइंसेज, सीक्वेंट साइंटिफिक भी 1 से 2% की तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड आज के सेशन में। तो ये है फिलहाल मिड कैप्स का हाल। लेकिन बात करेंगे आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी की, और आरबीआई ने क्रेडिट पॉलिसी में रेपो रेट में किसी तरह कोई बदलाव नहीं किया है। गवर्नर शक्तिकांता दास महंगाई पर फोकस किए हुए हैं, उन्होंने चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि महंगाई FY24 में भी लक्ष्य से ऊपर रह सकती है, जबकि इस वित्त वर्ष में ग्रोथ 6.5% रहने का अनुमान है। The real GDP growth for 2023-24, that is for the current year, is projected at 6.5%, with Q1 at 8%, Q2 at 6.5%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.7%, with risks evenly balanced. 0.1% for 23-24, with Q1 at 4.6%, Q2 at 5.2%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.2%. The risks are evenly balanced. Let me re-emphasize that headline inflation still remains above the target, and being within the tolerance band is not enough. Our goal is to achieve the target of 4% going forward. और अब बात मानसून अपडेट की। देर से ही सही, लेकिन केरल में आज मानसून ने दस्तक दे दी है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल स्थिति बनी हुई है। मानसून की चाल पर मौसम वैज्ञानिक नरेश कुमार से बात कर रहे हैं हमारे सहयोगी असीम मनचंदा। सुनिए। दीपाली, देखिए लंबे इंतजार के बाद मॉनसून ने आज केरल में अपनी दस्तक दे दी है। बात करने के लिए हमारे साथ मौसम विभाग के साइंटिस्ट नरेश कुमार है। सर, कह सकते हैं कि मॉनसून की सारी कंडीशन मेट हो गई, आज पहुंच गए? जी हाँ, जैसे आज वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी हुआ है, हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी रिसीव हुआ है। इसके अलावा जो हमारा कंडीशंस है, डेप्थ ऑफ वेस्टर्ली मिडल ट्रोपोस्फेरिक होना चाहिए, वो भी था, और साथ में OLR कंडीशंस, सारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ है। इसके साथ ही जो आज हमने केरला में ऑन सेट किया। इसके अलावा कुछ हिस्से इसमें आज तमिलनाडु के कवर किए हैं,
और इसके अलावा कुछ हिस्से अरबियन सी में कवर किए हैं और थोड़ा बे ऑफ बंगाल कवर किया जी। तो सर आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल है और कह सकते हैं कि जल्दी महाराष्ट्र मुंबई में दस्तक देगा। देखिए इतना तो नहीं, अभी हमने जो आगे अनुमान दिया है आने वाले 48 घंटों के लिए कि हम ये उम्मीद करें कि आज भी जहां देखिए अच्छा कन्वेक्शन है केरला के पास, जहां एक सर्कुलेशन भी बना हुआ है लोअर लेवल में, उसके प्रभाव से केरला में आने वाले कुछ दिनों में रेनफॉल एक्टिविटी, अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी रहेगा। और हम उम्मीद करेंगे जहां केरला तमिलनाडु के कुछ हिस्से कवर करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें जहां पर एक सर्कुलेशन है बे ऑफ बंगाल में, सेंट्रल बे ऑफ बंगाल में, जहां पे और जहां आपको बड़ा पैच सा क्लाउड्स का दिख रहा है, और ये सारा इस क्लाउड पैच के कारण हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आने वाले 4-5 दिनों में फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड मीन 75% इवन 100% स्टेशन रेनफॉल एक्टिविटी हो सकती है। उसके साथ हैवी रेनफॉल एक्टिविटी भी होने की उम्मीद है। इसके साथ हमारा अनुमान है जो मानसून है आने वाले 48 घंटों में नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कुछ हिस्सों में कवर कर जाएगा। सर इसके अलावा मानसून इस बार काफी देरी से आया, इसका बारिश की मात्रा पे तो कोई असर नहीं दिखा। देखिए ये तो ईयर टू ईयर वेरिएबिलिटी होता है। जैसे मानसून का पूरा रेनफॉल कंसीडर करते हैं ये जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये लंबा पीरियड है। इसके लिए हम कुछ कह नहीं सकते कि इतना कुछ ऐसा इम्पैक्ट होने का कुछ ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं रहता है। अच्छा इसके अलावा सर अरेबियन सी में एक चक्रवात भी एक्टिवेट हो रहा है बिपरजॉय, उसका तो कोई असर मानसून उसका कोई असर नहीं। जैसे ये देखेंगे जो उसके एसोसिएशन में क्लाउड है, उसके अलावा कंटिन्यूस केरला में भी 2 दिन कंटिन्यूस अच्छी रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है, अच्छी मीन फेयरली वाइड स्प्रेड टू वाइड स्प्रेड रेनफॉल एक्टिविटी हो रही है, जो इसका टोटली क्लाउड पैच इसके केरला के जो कन्वेक्शन है उससे हटके ही है। एक आखिरी सवाल, अगले 5 दिनों में उत्तर भारत में आप किस तरह का तापमान देख रहे हैं? देखिए अगर आप तापमान की बात करें, अभी कोई हम ऐसा रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे उत्तर भारत में। अब टेम्परेचर्स ग्रेजुअली बढ़ते जाएंगे और टेम्परेचर्स इवन 41-42 डिग्री पहुंच सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई हीट वेव का सिनेरियो नहीं है। इस समय जो हीट वेव सिनेरियो बना हुआ है ईस्ट उत्तर प्रदेश में, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, वो आने वाले 3 दिन कंटिन्यू रह सकता है। उसके बाद हम हल्का फुल्का रेनफॉल एक्टिविटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो वो भी अवेट हो जाएगा। इसके अलावा जो इस समय हीट वेव सिनेरियो जोन बना हुआ है वो बिहार है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, जिसके लिए बिहार और वेस्ट बंगाल के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट दे रखा है। वो तो आने वाले 3 दिन या 4 दिन कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद रेनफॉल एक्टिविटी के कारण वो अवेट। तो दीपाली ये थे मौसम विभाग के सीनियर साइंटिस्ट जो हमें अपडेट दे रहे थे कि मानसून ने केरल में दस्तक दे दी है और आगे बढ़ने के लिए मानसून की स्थितियां अनुकूल है और जल्दी ये पूरे दक्षिण भारत को कवर कर लेगा। शुक्रिया आपका असीम ये बातचीत करने के लिए। तो मानसून की आगे चाल ठीक रहेगी, ऑल्दो केरल में तो 8 दिन देरी से दस्तक दी है, लेकिन जैसे असीम ने बातचीत की जल्द ही मानसून कर्नाटक और तमिलनाडु की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिडकैप मंत्रा और अब बात करेंगे हीरो मोटोकॉर्प की। हीरो मोटोकॉर्प का FY24 में फोकस प्रीमियम बाइक्स पर रहेगा। कंपनी के नए CEO निरंजन गुप्ता ने हमारे सहयोगी चैनल CNBC TV 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि EV और नए लॉन्च में 1000 से 1500 करोड़ का निवेश करेंगे। I would call out just one of them. There are many. Premium, for instance. That's a big pie in which we need to win. And you will see a lot of actions on that front that's coming out. Third, I would say, is build leadership in EV, because that's a new segment that's coming up. And we've already taken lots of strides in that. You are getting a very modern retail experience, which is more aligned to the next gen, and which is what we're going to change. So this 2.0 will be across 500 plus stores in the next 6 to 8 quarters. और JSW ग्रुप की इलेक्ट्रिक व्हीकल और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उतरने की तैयारी है। मोंटे कार्लो में CNBC TV 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कंपनी के CMD संजय जिंदल ने कहा कि चीन के MG मोटर्स को भी खरीदने पर कंपनी विचार कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 7 साल में स्टील कारोबार में $25 अरब का निवेश किया जाएगा। As part of our renewable industry, renewable journey, we are looking at battery to manufacture batteries in India. That's an area which is a very large area, and we feel that we are pretty kind of organized to be in that sector, because it is a sector which is up our alley, and we understand that business very well. So that's one area we are looking to do.
और अब बात करें खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। इस हफ्ते जो मुकाबला चल रहा है वो है शेर खान की जतिन गेडिया, ये सिक्योरिटीज के अमित त्रिवेदी और मार्केट एक्सपर्ट राजन शाह के बीच में। तीनों ही खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में कोई अपडेट नहीं है, लेकिन रिटर्न की स्थिति आपको बता देते हैं। अब तक हमने देखा जतिन लीड करते हुए और फिलहाल 10% ज्यादा का रिटर्न जतिन का पोर्टफोलियो दे रहा है। अमित त्रिवेदी दूसरे नंबर पर हैं, यहाँ पर इनका पोर्टफोलियो 3.5% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है और राजन शाह के लिए डिफिकल्ट रहा ये वीक, 5.5% के नेगेटिव रिटर्न्स उनके पोर्टफोलियो की ओर से आ रहे हैं। तो ये है खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट। एक ब्रेक के उस पर अब देखिए न्यूयॉर्क कंपनी में बातचीत करेंगे वंडरला हॉलीडेज के एमडी अरुण चितलपिल्ली से। एक छोटे से ब्रेक के बाद नमस्कार।